पहला प्रश्न है प्रसाद कलमकर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप जो बायलॉज 65, 66 और 67 के बारे में बता रहे थे, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार जो सर है उनके सामने अगर ये बातें हम अगर डिस्कस करें तो हाईकोर्ट के जो जजमेंट्स है वो हमें कहीं से मिल सकते हैं क्या रेफरेंस के लिए? यस यस, आप गूगल कर लीजिए। आजकल तो गूगल में हर चीज मिल जाती है जो हमने जिंदगी में कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं और पता ही नहीं थी कभी, वो सारी चीजें मिल जाती अच्छा है। 100 साल पुरानी चीजें भी मिल जाती है सर उसमें। अच्छा, तो आप कह रहे हो ये गूगल पे मिल जाएगा आसानी से डेफिनेटली थोड़ा मेहनत करनी या फिर पड़ती है सर हर कोई चीज के लिए। ये दे सकता है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर प्रकाश प्रसाद। अगला प्रश्न है मिस्टर राजेश। हेलो सर। राजेश जी। सर एक्चुअली मेरा सवाल तो आपने जवाब तो दे ही दिया कि रजिस्ट्रार को हटा सकता है इस चार्ज को, लीगल चार्ज को। लेकिन मतलब जैसे आपने मेंशन किया स्टार्टिंग में, मैंने क्वेश्चन लिखा था कि रजिस्ट्रार को भी लीगल कॉस्ट लगाने का हक नहीं है। तो मेरे मन में सवाल ये आ गया था उस टाइम पे कि क्या उसको रिवर्स करने का तो हक है ना। कभी रजिस्ट्रार ये नहीं बोले कि मेरे जुडिक्शन में ये नहीं है रिवर्स करना, एंड यू हैव टू गो टू कोऑपरेटिव कोर्ट टू गेट इट रिवर्स्ड, बिकॉज मेनी टाइम रजिस्ट्रार टेंड टू सपोर्ट द मैनेजिंग कमिटी और वो बोल देगा कि नहीं मेरे पावर्स में नहीं है ये लीगल फीस हटाना या लगाना, ये अप्रोच द कोऑपरेटिव कोर्ट। So he has the powers to reverse the legal fees added in our bills by the managing committee, I believe. रजिस्ट्रार के पास में मैटर एक पर्टिकुलर कलम सेक्शन के अंदर में जाता है। Okay. जैसे रिकवरी प्रोसीडिंग्स में गया, तो रिकवरी प्रोसीडिंग में जब जाएगा तो वो रिकवरी प्रोसीडिंग के मुद्दे के ऊपर ही सुनवाई करेगा। Okay. तो रिकवरी प्रोसीडिंग में ये बोला जाता है, सोसाइटी बोलती है कि भाई ये मेरा 100 रुपया है, ये अनिल भाई से वसूली करना है, इसका मुझे ऑर्डर दो। अनिल भाई बोलता है कि देखो साहब ये लीगल चार्जेस इसमें जोड़ा हुआ है, ये मैं नहीं दे सकता। तो रजिस्ट्रार को ऑर्डर देने का तरीका क्या रहेगा कि भाई आपने 100 रुपए का दावा ठोका है, उसमें से 25 रुपए लीगल चार्जेस है। सोसाइटी को डायरेक्ट कहा जाएगा कि आप ये लीगल चार्जेस को रिड्यूस करके नए सिरे से रिकवरी प्रोसीडिंग फिर से फाइल करो। अच्छा, उसमें से वो अमाउंट रिड्यूस करके रिकवरी सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं। 100 रुपए का रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए प्रोसीडिंग फाइल किया है, या तो वो 100 रुपए देगा या तो वो अर्जी को खारिज करेगा। सर लेकिन अगर समझो और कोई ड्यूज है ही नहीं, सिर्फ ये लीगल चार्जेस ही आउटस्टैंडिंग है, बाकी सब ड्यूज मेंबर भर रहा है, खाली यही एक चार्ज पेंडिंग है और सोसाइटी अप्रोच, मैनेजिंग कमेटी अप्रोच भी नहीं कर रही है रजिस्ट्रार को, और क्योंकि ड्यूज दिख रहा है तो वो इलेक्शन में भी खड़ा नहीं हो सकेगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन आ रही है। तो क्या मेंबर अप्रोच नहीं कर सकता रजिस्ट्रार को टू गेट दिस रिवर्स्ड? मेंबर एक अर्जी डाल सकता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया हुआ है अभी अमेंडमेंट में, लगभग 2019 जुलाई में। एक उस सेक्शन का नंबर है 154B27 के अंदर में वो एक अर्जी डाल सकता है रजिस्ट्रार को, एप्लीकेशन अंडर सो एंड सो सेक्शन, द सोसाइटी ने मुझे गलत सलत लीगल चार्जेस लेवी किया हुआ है, आपसे निवेदन है कि सोसाइटी को डायरेक्ट करा जाए ये लीगल चार्जेस को निकाल देने के लिए। और मेरे सपोर्ट में ये आपके खुद के डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स हैं, ये मैं जोड़ रहा हूं साथ में। ये कोऑपरेटिव कोर्ट का ऑर्डर है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आप उसको आधार के मान पे, जिसे हम साइटेशन बोलते हैं, उसको आधार के माध्यम से एक अर्जी दे दो। रजिस्ट्रार के पास अधिकार है, बीच में मत बोलिए सर, एक ही आदमी बोल सकता है एक टाइम पे। तो रजिस्ट्रार के पास में अधिकार है सोसाइटी को डायरेक्शन लेटर देने का 154B27 के अंदर में। सोसाइटी को डायरेक्शन लेटर मिलने के बाद में उसको पालन करना आवश्यक है। अगर वो पालन नहीं करती है तो रजिस्ट्रार उस कमेटी को डिसमिस कर सकता है 154B23 के अंदर में, और वो 5 साल के लिए दीवार का भी प्रोविजन है उसके अंदर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन सर, अभी कोई मैनेजिंग कमेटी लीगल खर्चा कर रही है, तो लीगल खर्चा करने के टाइम पे उसको जनरल बॉडी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर जनरल बॉडी के अप्रूवल की खर्चा करते जा रही है और अभी इस वक्त तो मेंबर्स को चार्ज कर रही है, इन केस वो चार्ज रिवर्स हो गया, मेंबर्स नहीं भरते हैं, जो होगा मेंबर्स फाइट करेंगे, अपनी चार्ज रिवर्स कराएंगे, तो ये इतना बड़ा खर्चा, लीगल खर्चा उन्होंने कर दिया सोसाइटी का विदाउट एनी परमिशन ऑफ जीबी,
तो ये लीगल फीस क्लासिफाइड होगा या ये एक्सपेंडिचर डन विदाउट प्रॉपर अप्रूवल गिना जाएगा? कुछ खर्चे हैं, जैसे मैंने अभी लेक्चर में बताया कि नॉर्मल केस पे कई लीगल चार्जेस सोसाइटी को बेयर करने होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बीएमसी वाले ने एक मैटर फाइल कर दिया आपके ऊपर, हाँ, तो आपने गैर कानूनी ढंग से पंप लगाया हुआ, एक्स्ट्रा पानी खींच रहे हो, हाँ, या आपको सैंक्शन है आधा इंच की पाइपलाइन, लेकिन आपने चुपचाप 1.5 इंच की पाइपलाइन जुड़वा ली है। करवा लेते हैं, कई सोसाइटी करवाती रहती है, प्राइवेट प्लम्बर को बुलाते हैं, जहां से लाइन आई है वहीं से चुपचाप जुड़वा लेते हैं, रातों रात ही हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन होता है, बीएमसी बोलती है कि भाई आपने ऐसा किया हुआ है, ये बैकडेटेड इतना फीस भरा है और आपने ये कनेक्शन गैर कानूनी ढंग से तोड़ मरोड़ के उसको जोड़ा हुआ है, तो आपको ये 2 पेनल्टी लगती है। ऐसे केस में जब सोसाइटी डिफेंड करने जाती है तो वो लीगल एक्सपेंडिचर, आपने जब एजीएम में बजट प्रोजेक्शन शीट पास किया होगा तो उसके अंदर पर्टिकुलर लीगल चार्जेस का भी बजट बना के रखना पड़ता है, ओके, उसके दायरे में होना है। और अगर उसके दायरे के बाहर जाता है तो आप स्पेशल जनरल बॉडी बुलाइए और बोलिए कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति हुई है, इतना खर्चा होने वाला है, इसको सैंक्शन किया जाए। और अगर सोसाइटी के खाते में फंड्स मौजूद है तो वो फंड्स यूज करा जाएगा, और नहीं मौजूद है तो जनरल बॉडी को बोला जाएगा कि भाई सब जन 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपए दो इस मैटर को करने के लिए। अब ये तो हो गया स्टैट्यूटोरी लीगल प्रोसीजर या एक्सपेंडिचर्स के बारे में हो गया। स्टैट्यूटोरी का मतलब हो गया बीएमसी हो गया, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स का हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, फायर हो गया, और भी कई चीजें ऐसी हैं। जैसे आपके सोसाइटी में कोई वेंडर है या स्टाफ है जिसने केस कर दिया तो उसका खर्चा भी डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर के विरुद्ध में आपने खर्चा किया हुआ है तो उस चीज के बारे में जनरल बॉडी मीटिंग में चर्चा करना जरूरी है। वहां पे लीगल एक्सपेंडिचर सैंक्शन करवाना है कि भाई अनिल भाई ने केस किया हुआ है, उसके ऊपर ये खर्चा होगा अप्रोक्सीमेटली, ये वकील को करना है, ये 100 रुपया खर्चा होने वाला है और ये सारे मेंबर को बेयर करना है। तो वहां पे वो सैंक्शन करोगे तब जाके आप उस चीज को आगे खर्चा कर पाओगे। और अगर आपने ये सैंक्शन नहीं किया हुआ है तो आप वो खर्चा नहीं कर सकोगे, इवन इफ इट इज मैटर इज अगेंस्ट द सोसाइटी। वो सोसाइटी के अगेंस्ट में वो एक्स पार्टी ऑर्डर के हिसाब से डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगला प्रश्न है शैलेश संसारी से, मिस्टर शैलेश संसारी। सर एक पूछना है कि केयर टेकिंग कमेटी का बाईलॉज में क्या रोल रहता है, और अगर केयर टेकिंग कमेटी 6 साल से कमेटी मीन्स पोजीशन होल्ड करके रख रही है, इलेक्शन नहीं ले रही है, तो उसने किए हुए जो खर्चे हैं अदर देन रेगुलर एक्सपेंसेस, तो वो किस तरीके से कंसीडर होंगे? सोसाइटी में टिपिकली सोसाइटी शुरू में जब आप रजिस्टर करते हो तो उस समय 1 साल के लिए प्रोविजनल कमेटी आती है। उसके बाद में जो कमेटी बनेगी वो इलेक्टेड कमेटी बनेगी, और इलेक्टेड कमेटी के बाद में केयर टेकर कमेटी करके कोई प्रोविजन एक्ट में तो नहीं है। लेकिन शायद आप ये बताने की कोशिश में हो कि एक कमेटी का टर्म है, किसी कारणवश उसका टर्म पूरा हो गया और वो कंटिन्यू करे जा रही है, तो अगर आप उस कंटिन्यूइंग कमिटी बियॉन्ड द टेन्योर अगर कंटिन्यू कर रही है तो उसे आप टिपिकली बोल सकते हो कि भाई केयर टेकर कमेटी है। लेकिन वो है एक रेगुलर कमेटी ही, लेकिन टेन्योर के खत्म होने के बाद में आप वो कमेटी पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले पाएगी क्योंकि उसका टेन्योर खत्म हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे टेन्योर खत्म हो गया 5 साल का, 5 साल के खत्म होने के दूसरे दिन वो बोलते हैं कि रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट में साइन करेंगे, तो देन दे कैन नॉट डू दैट, दैट इज अ पॉलिसी डिसीजन। अगर आप कहेंगे कि कन्वेंस का मैटर पे सैंक्शन पास करेंगे तो वो नहीं कर सकती। अगर आप कहेंगे कि भाई मेरा टर्म खत्म हो गया, अभी हम मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर करेंगे 5 करोड़ रुपए का, तो वो ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ ड्यूली इलेक्टेड कमेटी के हैं। तो इस दौरान जैसे केयर टेकर कमेटी के अवधि पीरियड के दिन और टेन्योर के दौरान अगर आप कुछ खर्चा कर भी देते हो तो वो जनरल बॉडी के पास जाके वहां से अप्रूवल लेके आप वो खर्चा कर सकते हो।
लेकिन आप खुद के मर्जी से टेनर खत्म होने के बाद में कोई खर्चा नहीं कर पाओगे। ओके, एक्चुअली इसका पार्ट बी मुझे आपसे एक पूछना है। हाँ मार्च 2019 में बिलो 250 मेंबर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन होल्ड के ऊपर गए थे ड्यू टू मॉडिफिकेशंस ऑफ जीआर, ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कंडक्ट वगैरह, वो फाइनल हो गए 2021 में। सो इन बिटवीन दैट ये कमिटी ने मीन्स हमारे सोसाइटी के कमिटी ने ऐसे डॉक्यूमेंट क्रिएट किए लोगों को बुला के सिग्नेचर लेके कि हम इलेक्टेड बॉडी है और राइट नाउ वी आर इलेक्टेड बॉडी एंड वी कैन गो फॉर रीडेवलपमेंट प्रोसेस। उसके ऊपर हमने डेप्यूटी रजिस्ट्रार पी वार्ड को हमने कंटिन्यूसली फॉलोअप ले लिया, बट उन्होंने अभी जो आफ्टर हमारा सिविल रीट हाईकोर्ट से ऑर्डर मिला 77A का, उसमें डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने ऑन ग्राउंड ऑफ 2014 का इलेक्शन नहीं हुआ था इसलिए उनको बैन किया, उनको डिस्क्वालीफाई किया। बट वो 2019 का जो फोर्ज इलेक्शन डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। सो मीन्स रिलेटेड टू दिस कोई स्ट्रॉन्ग केस लॉ केस स्टडी कोई आप रिकमेंड कर सकते हैं क्या? ऑन दैट बेसिस वी कैन अगेन टेल देम के डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कि 2019 का जो ये इन्होंने ये बिटवीन दैट पीरियड जो इलेक्शन ले लिया है वो वैलिड ही नहीं है, लाइक दैट। और उनके ऊपर अभी एफआईआर भी हो चुका है आफ्टर 156(3). तो एफआईआर हो गया तो उसका प्रोसेस के लिए वेट करिए और कोई लोकल लॉयर जो है कॉम्पिटेंट लॉयर उससे मिलके आप ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करिए। हमारे वेबिनार में हम कंसल्टेशन या एडवाइस नहीं देते इंडिविजुअल चीज के लिए, हमारे बाकी फ्रेंड्स जो आए हुए वो बोर हो जाएंगे। ओके ओके, नो इश्यू सर, थैंक यू मिस्टर शैलेश फॉर ज्वाइनिंग। अगला प्रश्न है KS संधू साहब का। हाँ जी, हेमंत जी नमस्कार जी, एंड नमस्कार टू ऑल द मेंबर्स। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं, वेरी इंट्रिकेट हैं थोड़े से। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एक बायलॉ आए थे सर 2013 में, उसके बाद में बायलॉज आए 2014 में। अभी 2013 के बायलॉ और 14 के बायलॉ में जो अंतर मेन है 66, 65, 66, 67, वो 13 में था 66, 67, 68। अभी सर वो 67 में बोला है कि फॉलोइंग सर्विस चार्जेस कैन बी कलेक्टेड। 68(11) में उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लीगल फी, लीगल चार्जेस एंड 1-2 और जो हैं ऐसे करके क्लब किए हुए हैं। और उसमें ये लिखा हुआ है कि लीगल चार्जेस कैन बी रिकवर्ड इफ society is a party in the litigation and can be recovered from the members. Now, that is a lacune which is not there in 2014 के bylaws में, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मेरा पर्सनल केस हुआ सर, जिसमें मैंने डिफेमेशन केस की सोसाइटी की कमिटी के ऊपर, नॉट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी वाज नॉट पार्टी, इंडिविजुअल केसेस थे, दे डिफेम्ड मी, उनके ऊपर किए। और इन्होंने एजीएम में, वो तो आपने क्लियर कर दिया कि एजीएम भी विद इन द लॉ ही जो है वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है। तो इन्होंने बगैर एजेंडा में डाले या कैसे भी करके घुमा फिरा के किसी और एजेंडा में उन्होंने बोला कि भाई ये जो संधू ने हमारे ऊपर केस किए हुए हैं वो पैसा जो है वो संधू से रिकवर किया जाए। उसका एक और एंगल था कि उन्होंने सीसीटीवी कवरेज भी बंद कर दी थी इससे पहले। तो विद द रिजल्ट वो एक्चुअली पास नहीं हुआ, लेकिन मिनट्स में लिख दिया इट वाज पास्ड ओवरवेलमिंगली। तो मेरे बिल में 2019 से, ये 2018 की बात है, मेरा बिल में उन्होंने पैसे डालने शुरू किए। तो सर मेरा बिल लास्ट मार्च 31 तक 11,10,000 रुपया मेरा बिल बन चुका था। एनीवे सर,
ज्यादा समय नहीं लेता हुआ इस क्वेश्चन पे, मैं बेसिकली ये आपसे पूछना चाहता हूं कि वो जो 2013 का बायलॉ था जिसमें कि वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है इफ सोसाइटी इज अ पार्टी, मेरे केस में तो सोसाइटी पार्टी थी भी नहीं, लेकिन उसको मिस यूज करते हुए 6811 इन ब्रैकेट रोमन ये उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने मेरे पर चार्जेस लगाने की। स्टोरी थोड़ी लंबी है एक्चुअली, अगर मेरे को आप समय देंगे, मेरे को मालूम है आपके वेबिनार्स में जो पर्सनल इश्यूज होते हैं मेंबर्स के साथ एक्सपीरियंस, वो जानकारी के लिए दूसरे मेंबर्स के लिए आप शेड्यूल करते हैं, तो वो मैं कभी आपसे रिक्वेस्ट करके करूंगा। तो सर इसका लीगल स्टेटस क्या है 6811 बायलॉ ऑफ 2030? आप शायद मॉडल बायलॉज की बात कर रहे हो कि आप अपनी मॉडल सोसाइटी bylaws, के सर, अप्रूव्ड। सर मॉडल नहीं सर, हमारी सोसाइटी जब रजिस्टर हुई थी 2010 में, और जब हमने उसकी रजिस्ट्रेशन में जो बायलॉज हमने अप्रूव कराए थे सर, वो 2013 के बायलॉज थे, ये हमारे अप्रूव्ड बायलॉज थे। उसमें आपके अप्रूव्ड बायलॉज में जो लिखा हुआ है आज के दिन पे, वो सारी चीजें लागू होंगी, और बाकी आप 2014 ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो, 20 ले लो, 22 ले लो, 2023 ले लो, वो सब bylaws are already null and void. There is no provision in the law to adopt any bylaws. I have already stated this several times in our different webinars. Bylaws only can be amended. It cannot be adopted. और आपका जो शुरू का bylaws है रजिस्ट्रेशन के वक्त, जो आपका bylaws है, वही bylaws जिंदगी भर वही चलता रहेगा। उसके जो इंडिविजुअल क्लॉजेस हैं, आप जब मर्जी चाहो, जितनी बार चाहो, आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हो। तो अगर मॉडल बायलॉज है तो भले थोड़ा सा मजाक ही लगेगा, लेकिन मॉडल बायलॉज को यूज करो चना कुरमुरा रपेटने के लिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपको शायद पिछले वेबिनार में भी बताया कि बाजार में जो 150 रुपए के मॉडल बायलॉज मिलते हैं, वो हर कोई छाप के बेचता रहता है। एक बड़ा रैकेट है कोऑपरेटिव सेक्टर में, नॉन कोऑपरेशन और डिसकंटेंट और परेशान करने के लिए। वो चीज कानूनी तौर पे अधिकार नहीं है कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को कि मॉडल बायलॉज को उठा के लेकर आएंगे और उसको ही अडॉप्ट कर देंगे। पिछला जो बायलॉज है वो आपका खत्म नहीं हो जाता। कोई भी कानून में, भले वो बीएमसी का बायलॉज हो या कंपनीज एक्ट के अंदर में एमओयू एओयू हो, या अगर और कोई भी कानून में हो, बायलॉज कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन ऑलवेज बी केप्ट ऑन एमेंडिंग इट। तो अगर आप ये कहेंगे कि मैंने तो 2014 के बायलॉज में ये पढ़ा, 2013 के बायलॉज में ये पढ़ा, आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ आपका रजिस्टर्ड बायलॉज, बाकी और कुछ भी नहीं। एनीवे, थैंक यू मिस्टर संधू फॉर ज्वाइनिंग इन। सर मेरा एक क्वेश्चन और रिलेटेड है सर, वो ये है कि अभी एक मेंबर ने अभी क्वेश्चन किया था और आपने बोला था कि जब 5 साल टेन्योर खत्म हो जाती है कमेटी की, तो उसके बाद में वो कोई भी निर्णय लेंगे तो वो सही नहीं होगा, लीगल नहीं होगा। अभी सर हमारे सोसाइटी की इलेक्शन ड्यू थी जून 2020 में, और जैसे आपको पता है कि मार्च ऑनवर्ड कोविड की वजह से काफी रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी और सोसाइटी की इलेक्शंस थी जो वो भी स्थगित कर दी गई थी। तो इन लोगों ने वो जो कमेटी चल रही थी वो चलती गई और इलेक्शन फिर उसके बाद में 22 फरवरी में हुए सर, 22 फरवरी। तो अभी उसमें हम क्या माने कि जो इन्होंने जून 20 से फरवरी 22 तक जो डिसीजन लिए हैं उसका महत्व क्या है, उसकी लीगैलिटी क्या है? उस समय कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर पारित किया था ये बोल के कि जिसकी कमेटी अभी चल रही है वो तब तक चलती रहेगी जब तक नेक्स्ट इलेक्शंस नहीं होंगे। वो स्पेशल केस में वैसा वाला एक ऑर्डर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप सर्च करोगे
तो कोविड के बाद में ऐसे कुछ 2-3 ऑर्डर्स सरकार ने निकाले हुए हैं। तो ऐसी सोसाइटी में जब कमेटी का टेन्योर पूरा हो गया है और सरकार ने प्रॉपर ऑर्डर निकाला हुआ है, so then it will override the provisions of that particular act and the managing committee will deem it to be in proper tenure, continuing tenure till it hands over charge. लेकिन जब इलेक्शंस शुरू हुए तो उसके बाद में फर्स्ट काम था उस मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन करके हैंड ओवर करके निकल जाना। अब इलेक्शन शुरू जो हुए वो लगभग मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली शायद 1 साल होने को आ गया हुआ है। सितंबर या अक्टूबर पिछले साल में इलेक्शन शुरू हुए और इलेक्शन शुरू होने के बावजूद भी अगर आपने इलेक्शन नहीं कराया 2 महीने के अंदर, 250 मेंबर की सोसाइटी है तो 2 महीने का पीरियड है इलेक्शन कराने के लिए, और फिर भी नहीं कराए तो वो इलेक्शन कमेटी का सारा डिसीजन नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर उनको वो कानून का प्रोटेक्शन नहीं मिलता वहां पे कि भाई आप कोविड की वजह से आप एंडलेसली कंटिन्यू करो, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, इलेक्शन करो और वहां से हटो या कंटिन्यू करो इलेक्शन जीत के फिर से। सर एक क्वेश्चन, अभी आपके ही सवाल से एक क्वेश्चन निकलता है, जब आपने बोला कि जब जो आपके बायलॉ अडॉप्टेड अप्रूव्ड हैं वही चलते रहेंगे जिंदगी भर, लेकिन जब हमने I never used the word adopted, sir. I never used the word adopted. Under rule number 8 of the MCS rule, it says the bylaws of the society when registered first time will be the bylaws of your society permanently. After there is a provision under section 12 read with rule number 13 to keep on amending the bylaws. There is in the entire act, in the entire rules, there is no provision of adopting the bylaws. ये मेरा कहना है। Now what Please happens do in not use the word adopt anywhere. Adopt का कोई मतलब ही नहीं है कहीं पर भी। Anyway, ठीक है continue. सर। तो 13 में हमको ये बायलॉज हमारे हुए सर, उसके बाद में जब कंप्लेंट हुई 1-2 इश्यूज के ऊपर तो जॉइंट रजिस्ट्रार ने खुद आदेश दिया कि सोसाइटी को 2014 के बायलॉज जो हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए। उसका फिर क्या लीगैलिटी है सर? कोई भी रजिस्ट्रार यानी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अगर ये आदेश देता है कि पूरा का पूरा बायलॉज को अडॉप्ट करो तो वो ऑर्डर सरकार नहीं दे रही है, वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी दे रही है और वो नल एंड वॉइड है। एक्ट जो बनाया हुआ है वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ने नहीं बनाया हुआ है, ये सारे अथॉरिटीज ने नहीं बनाया हुआ है। एक्ट में जो लिखा है वही फाइनल है, थैंक ठीक यू है। सर। और अगर रजिस्ट्रार ये बोलता है कि अडॉप्ट करो तो उसे ये पूछना चाहिए था उस समय, कि किसी को भी पूछना चाहिए था कि कानून का वो हिस्सा दिखाए जहां पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट बायलॉज को साइड में रख के नया बायलॉज को अडॉप्ट कर लो। थैंक यू सर, थैंक यू। अगला प्रश्न है बाय मिस्टर किशन भोसले। सर मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि ये मेजर रिपेयर है, मेजर रिपेयर में सोसाइटी ने एजेंडा में प्रोजेक्शन रिपोर्ट का एजेंडा रखा नहीं था, उसके बावजूद और प्रोजेक्शन रिपोर्ट भी जो नोटिस के साथ देना चाहिए वो भी नहीं दिया, और उसके बाद वो सर्विस चार्ज बढ़ाया है, मतलब तो हर स्क्वायर फुट के पीछे 1-1 रुपया, तो वो हिसाब से 300 या 400 रुपए दिया है। वो पैसा कोई मेंबर ने भरा नहीं, मतलब कि तुम्हारा रिजोल्यूशन नहीं है, नहीं तो एजेंडा नहीं करके प्रोजेक्शन रिपोर्ट जो बनाना चाहिए वो दिया नहीं। उसके बाद मैंने इंडिविजुअल एक 79A का नोटिस दिया था और रजिस्ट्रार ने एक ऑर्डर दिया था, जैसा कि प्राथमिक अधिकारी भेजा था हमारे सोसाइटी में, और उसको 2000 रुपए चार्ज देने के लिए बोला था रजिस्ट्रार ने। तो वो जो चार्ज है वो सोसाइटी देने के लिए ऑर्डर हुई थी, तो उन्होंने एक एजीएम लेके, स्पेशल जनरल बॉडी लेके, कमिटी वाले ने वो 2000 है वो भी मेरे अकाउंट में डाला है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है करीब 7 या 8 हजार रुपए है, तो ये रिमिट कैसा, अभी इसको क्या कैसा फेस करना चाहिए? रजिस्ट्रार को लिखिए ये परिस्थिति है और सोसाइटी को डायरेक्ट किया जाए कि ऐसे सब गैर कानूनी चार्जेस जो है वो हटा दिया जाए। मैंने अभी लेक्चर में थोड़ी देर पहले बताया था, आप देख लीजिए।
अच्छा, उस तरह से डायरेक्ट रजिस्ट्रार ये वो कर सकता है, निकाल सकता है, अधिकार में है। रजिस्ट्रार डायरेक्शन लेटर देगा, रजिस्ट्रार खुद आके कुछ काम नहीं करेगा आपके सोसाइटी में। अच्छा, रजिस्ट्रार ऑर्डर देगा सोसाइटी के अधिकारियों को कि आपने ये चार्जेस जो लगाया हुआ है ये गैर कानूनी है, इसको इसके बिल में से निकाल दिया जाए। और वो प्रोजेक्शन रिपोर्ट जो नहीं बनाया तो वो जो चार्जेस है वो भी उसके लिए भी ऑर्डर दे सकता है वो। हाँ, आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है, आप कैसा एप्लीकेशन बनाते हैं वो बेस पे वो ऑर्डर मिलेगा आपको। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर M.H. कापड़िया। मिस्टर M.H. कापड़िया। See, some 5 members of the society had made a complaint against the MC members for acts of omission and commission. And when the hearing took place, the MC members gave wrong replies, committed perjury, which was put by us, and then they brought in a lawyer, okay, to defend themselves. So the case was against the members of the MC and not against the society. And then they did not even have the quorum, yet they paid the lawyer all the money. Is that valid or is that recoverable from the MC individual? Yeah, the money will be recovered. And how do we recover that? Yeah, money will be recovered from the MC if society is not a party. You can put up an application under section 83 before the registrar to cause inquiry by an 83 officer for illegal use of the society funds for members individual fighting of the case, or using society funds for fighting the case in their own individual names. And then the registrar inquiry officer will come, he will check all the vouchers etc, check the documents कि हकीकत में सोसाइटी पार्टी है भी या नहीं उस मैटर पे, और अगर नहीं है तो वो जो खर्चा 100 रुपया कर चुकी है मैनेजिंग कमेटी, वो मैनेजिंग कमेटी को सेक्शन 88 के अंडर में और 98 के अंडर में वो सोसाइटी के जो अधिकारी जिसने खर्चा किया हुआ है, जिसके नाम पे पर्सनल मैटर चल रहा है, उसके अगेंस्ट में उससे वसूली किया जाएगा। Okay, thank you. Thank you. Next question is by Aarti Agarwal. My question is in 2 parts, हेमंत जी। फर्स्ट पार्ट पे जो हमारा डिस्कशन हुआ था आपसे कि रिटर्निंग ऑफिसर अगर रिजर्व कैटेगरी वाले को जनरल कैटेगरी में डिक्लेयर कर देता तो उसके लिए मुझे कोऑपरेटिव कोर्ट जाना है। नाउ माय क्वेश्चन इज इन फर्दरेंस टू दैट, उन्होंने एडवोकेट हायर किया है हमारी सोसाइटी में, ओके, उसके जो लीगल चार्जेस है वो कौन बेयर करेगा? क्योंकि वो एडवोकेट ना तो एजीएम में अपॉइंट हुआ है, ना कोई मैनेजिंग कमेटी का रेजोल्यूशन है उनके पास, ना एसजीएम है। तो देन इन दैट केस, और उस एडवोकेट को आने वाले 5 साल के लिए और अपॉइंट किया है जिसने ये इलेक्शन में इतना बड़ा घपला किया है, तो आई नीड अ गाइडेंस कि इस सारे सिनेरियो में क्या करना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कैटेगरी में अगर मिस्चीफ किया हुआ है या फॉल्सिसिटी किया हुआ है तो उससे सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। आपने कोऑपरेटिव कोर्ट में केस फाइल किया, और केस फाइल किया है बाय मेकिंग सोसाइटी एज ए पार्टी एंड रिटर्निंग ऑफिसर एज ए पार्टी, दैट इज व्हाट आई एम प्रेज्यूमिंग। अगर आपने सोसाइटी को पार्टी बनाया हुआ है तो सोसाइटी इज एंटाइटल्ड टू यूज द फंड्स ऑफ द सोसाइटी सब्जेक्ट टू द budgetary provisions that may have been passed in the AGM for legal expenditures। उसके अगर ऊपर जा रहा है वो फंड्स का खर्चा तो आपको उसके लिए जनरल बॉडी मीटिंग बुला के एक्स्ट्रा फंड सैंक्शन करवाना है। और जब इलेक्शन हुआ तो आपकी करंट मैनेजिंग कमेटी उस समय पावर में नहीं थी, उस समय जो भी गड़बड़ी किया वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर ने किया हुआ है। सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी इलेक्शन होने के बाद में आई है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आज की मैनेजिंग कमेटी का कोई दोष था। आज की मैनेजिंग कमेटी आज के दिन पे सोसाइटी को डिफेंड करने के लिए सोसाइटी का फंड्स अपने बजटरी प्रोजेक्शन के हिसाब से यूज कर सकती है। जो फंड्स यूज करेगी वो खर्चा वो लिटिगेंट्स यानी कंप्लेनेंट
से वसूली नहीं कर पाएगी। नहीं ओके, और कोई प्रश्न है आपका? सर, माय क्वेश्चन वाज, जो एडवोकेट अपॉइंटेड है जिसने एक गलती करी है एज अ रिटर्निंग ऑफिसर, उसको ही आप लीगल चार्जेस पे कर रही है करंट मैनेजिंग कमेटी, जो उसकी वजह से इलेक्ट होके आई है, एंड आगे उसको 5 साल का टेन्योर भी दे रही है सोसाइटी में टू हैंडल द लीगल केसेस। तो जब ये सिचुएशन है तो उसके लीगल चार्जेस का क्या प्रोविजन रहेगा? क्या इज इट अलाउड कि इतना बड़ा घपला करने के बाद आप उसको लीगल एक्सपेंसेस देते जाएं सोसाइटी के मेंबर्स के मेंटेनेंस में से? आप इस चीज के बारे में कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में 83 का एप्लीकेशन में इंक्वायरी मांग सकते हो, एक। दूसरा, उस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ पुलिस में FIR भी फाइल कर सकते हो। अच्छा, ओके ओके। पुलिस में FIR इसके लिए क्योंकि उसने मिस रिप्रेजेंट किया और उसने न्यूसेंस किया, तो इस 2-3 सेक्शंस लग सकते हैं इंडियन पेनल कोड के अंदर में उस पर्टिकुलर रिटर्निंग ऑफिसर। सबूत होने के साथ साथ में आपको विटनेसेस के भी अरेंज करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्लस फिजिकल विटनेसेस। But there will be no physical witness over here, then what to do? For a matter to be filed in a criminal court, there are 2 essentials, minimum 2 essentials. One is documentary evidences. Documentary में वीडियो आ गया, ऑडियो आ गया, और बाकी कोई भी मीडिया के चैट्स वगैरह आ गए, CCTV के फुटेज आ गए, एक्चुअल फिजिकल हार्ड कॉपीज ऑफ द कागज वगैरह हो गए, और विटनेसेस जिन्होंने जो ये बोले कि ठीक है भाई मेरे सामने ये इलेक्शन हुआ, मेरे सामने ये कॉपीज इस बोर्ड में लगाई हुई है, मैं भी पार्ट था वहां पे, मैं वहां पे खड़ा था, उसने ऐसा किया वैसा किया वगैरह वगैरह, उसको मुंह से अपना बड़बड़ करना पड़ेगा कोर्ट के सामने जाके जब बुलाया जाएगा एज ए विटनेस। तो ये 2 कंपोनेंट वेरी वेरी एसेंशियल है इन क्रिमिनल केस। अदरवाइज आपको क्रिमिनल केस करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो क्रिमिनल केस वैसे भी फेल हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर हिरेन। हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सिंस ईयर 2020 जनवरी 2020 जब भी कोरोना शुरू हुआ, हमारे सोसाइटी ने मेंटेनेंस बिल डबल कर दिया, डबल से ज्यादा कर दिया, without giving any justification. Till the date they are not giving any justification why they have increased the bill amount. तो जब भी उन्होंने, और because it is corona, it was corona period, many members had stopped making payment under protest because they in itna high maintenance, they don't wanted to pay. But till the date they are neither giving the justification for the why they have increased the bill amount, nor they are proceeding for the recovery, court recovery. आपका ये कहना है कि 2020 में कोरोना शुरू हुआ, मेंटेनेंस उदाहरण के तौर पे आपका 100 रुपए था, उसी दौरान उन्होंने सडनली उस चीज को 200 रुपए कर दिया। जनरल बॉडी का सैंक्शन लिया या नहीं लिया उस समय? आउट ऑफ 35 मेंबर्स जनरल बॉडी में सिर्फ 13-14 मेंबर्स आते हैं। वो numbers जाने दीजिए, आपका जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन है इंक्रीज करने का? एजेंडा में उन्होंने लिया था इंक्रीज करने का पॉइंट, बट वी हैड सम मेंबर्स हैड मेड द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन. आई एम आस्किंग यू वेदर देयर वाज अ रेजोल्यूशन रिकॉर्डेड. There was a resolution, yes. Okay, so if there was a resolution recorded in a general body meeting, then that resolution can be disputed or challenged only in a cooperative court, nowhere else. Acha, but they should either give the justification or they should proceed for the court recovery, no, and those who are defaulter. That is the discretion of the managing committee to proceed for recovery proceeding against defaulters. If you want, presuming if the society does not want to, is not proceeding for some reason or the other, किसी कारणवश नहीं कर रही है, तो कानून में एक दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर कोई भी साधारण व्यक्ति, मेंबर ऑफ द सोसाइटी या इवन नॉन मेंबर, वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बोल सकता है कि ये सोसाइटी में इतने 50 डिफॉल्टर हैं, इनका शेयर कैपिटल 100 रुपया है, लेकिन डिफॉल्टर के अमाउंट ही 1000 रुपए हो गया है, इनके खिलाफ आप सू मोटू कार्यवाही करो। 154B29 ब्रैकेट 2 के अंदर में ये प्रोविजन दिया हुआ। ये प्रोविजन कोई भी यूज कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आप
मैनेजिंग कमेटी मेंबर ही होना चाहिए या सोसाइटी की मेंबर ही होना चाहिए, तो नीचे पान वाले को भी अगर पता चल जाता है, जैसे आप सोसाइटी के नोटिस बोर्ड में लगाते हो ना, आपका मिनट्स लगाते हो, आपका बैलेंस शीट लगाते हो, ये करते हो वो करते हो, कानून में प्रोविजन नहीं है पर फिर भी आप सारे लगा देते हो। तो दूध वाला आके देखता है, बोला रहे मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, दूध वाला हूँ, मेरे को तो कानून कचहरी का छोटा मोटा नॉलेज है, चलो इस सोसाइटी को काम धंधे पे लगा देते हैं। वो एक सिंपल कंप्लेंट डाल देता है कि ये सोसाइटी में इतने डिफॉल्टर्स हैं, ये फोटोग्राफ है इसकी, सोसाइटी वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, ये बैलेंस शीट की कॉपी है, ये उनका पेड अप कैपिटल है, ये इनका डिफॉल्टर का लिस्ट है, इस पे आप सू मोटू कार्रवाई करो। सू मोटू का मतलब है आप अपने अधिकार का प्रयोग करके इस पे कार्रवाई करो। और डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट करेगा, सोसाइटी में आएगा, खाता वही निकालेगा, वही खाता अकाउंट बुक्स चेकआउट करेगा और वहां से कार्रवाई शुरू कर देगा वो। तो दोनों तरफ से कार्रवाई हो सकती है। तो हम खुद नहीं बोल सकते कि हमारे पे रिकवरी कराओ करके, सो दैट दिस डिस्प्यूट्स कैन बी सोल्व्ड। यू हैव टू गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट। अच्छा, तो सम अदर मेंबर कैन चैलेंज देम कि इनके पे। Yes, anybody can do that. Anybody अच्छा, is from other member also and your Bhajiwala also. अच्छा, तो अंडर व्हाट सेक्शन दे कैन मेंशन टू द रजिस्टर कि इन पर रिकवरी करना I चाहिए? just told you, but I'll repeat it one final time. 154B29-2 bracket 2. राइट। एंड वन मोर थिंग, जो मिनट्स वो लोग भेजते हैं ना, तो उसमें हमने जो ऑब्जेक्शन लिया होता है उसमें ही हमारा नाम ये इसमें सेकंड हेड और प्रपोज में डाल देते हैं। I'm not understood. अब पहले आप अपना वीडियो तो ऑन करिए ना। यस यस When my video is on, but then why should keep your video off? यस। जो एजीएम में मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं, तो उसमें सम मेंबर्स टेक ऑब्जेक्शन, तो इंस्टेड ऑफ नोटिंग डाउन दोज ऑब्जेक्शन एंड नेम ऑफ द मेंबर, वो यूनिनेमसली ऐसे पास करते हैं और उनका ही नाम प्रपोज्ड और सेकंड हैंड में डाल देते हैं। ठीक है, तो आप दो काम कर सकते हो। अगर हाँ जी। आपको लगता है कि आपने प्रपोज नहीं किया हुआ है और फिर भी आपका नाम प्रपोजल में डाल दिया हुआ है, यस। तो इट कॉन्स्टिट्यूट एज इंडियन पेनल कोड के अंदर एक इंटिमिडेशन का सेक्शन है हाँ जी। और एक हेरासमेंट का सेक्शन है और एक न्यूसेंस का सेक्शन है और एक फ्रॉड का सेक्शन है। इस सेक्शन अच्छा। में आप पुलिस में एफआईआर कर दो और सेकेंडली एडिशनली आप कोऑपरेटिव कोर्ट में भी मैटर फाइल कर दो कि ये मैंने इसको प्रपोज नहीं किया हुआ है, ये मेरे 2-3 गवाह हैं जो बोलेंगे कि मैंने प्रपोज नहीं किया हुआ है या और किसी ने प्रपोज किया था, ये रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड घोषित करो। But they have more numbers of members in their side to dominate us. अगर हम 5 लोग हैं, आपके पास 10 लोग हैं, हमको you to get dominated. It is not, the law does not allow anybody to get dominated. अच्छा। हाँ, अभी कानून में जब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आप ये बोलोगे क्या कि वो जयललिता मैडम थी तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर, तो उसने कुछ तो भी मिस्टेक किया था, ये जो भी कुछ किया था, और उसने 2 करोड़ सिग्नेचर्स मोबिलाइज किए थे कि भाई नहीं हमको तो यही चाहिए, ये खारिज कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दूसरे टाइम पे ऐसा सिग्नेचर कंपेन करके हमारे पास लेके आओगे तो इट विल बी एन इंसल्ट टू द कोर्ट एंड वी विल फाइल फर्दर प्रोसिक्यूशन ऑफ यू फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आप ये चीज भूल जाइए कि आप पर दबाव पड़ेगा या कुछ भी पड़ेगा, कानून के सामने जब आप जाते हो तो वहां पे दबाव ये वगैरह कुछ भी नहीं होता है, नेचुरल जस्टिस होता है। कानूनी जस्टिस होता है। जो कानून की किताब में लिखा है वो, जो कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ है और जज को लगता है कि ये कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये नेचुरली सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जज को अधिकार दिया हुआ है, इसके लिए हम उसे नेचुरल जस्टिस कहते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग सर, आर्बिटरी टेकन रिजोल्यूशन कैन बी चैलेंज, नो? अगर वो जस्ट एक्सप्लेन टू यू, यस इट कैन बी, इट कैन बी, ओके। तो वो उसके लिए भी कोऑपरेटिव कोर्ट में ही जाना पड़ेगा और रजिस्टर कैन हेल्प अस? ओनली कोऑपरेटिव, रेजोल्यूशन इज इक्वल टू कोऑपरेटिव कोर्ट। अच्छा, रेजोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू कोऑपरेटिव रजिस्टर। जो मेंटेनेंस बिल जनरेट होता है दैट शुड बी विद द एक्चुअल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, तो उन्होंने बहुत ट्रेमेंडसली दे हैव इंक्रीज द मेंटेनेंस। गो टू द कोऑपरेटिव कोर्ट, चेक आउट, टेल ये पोजीशन है, क्या बेस पे किया, वगैरह वगैरह। एनीवे, थैंक यू मिस्टर हिरेन फॉर यस, जॉइनिंग। थैंक यू।
Next question is by Lina Barve. This is regarding 2 points. One is managing committee के minutes ठीक से नहीं लिखे अगर जा रहे हैं. Like for example, I'm a committee member, but whatever I say is either उनके हिसाब से जो ऑफिस बेरर्स है उनके हिसाब से वो टर्न करके इंटरप्रेट करके, या तो whatever is not suitable for them वो नहीं लिखते हैं. So इसके ऊपर कोई कानून है क्या कि हाउ दे शुड राइट, और 1 सेंटेंस में खत्म कर देते हैं कि एक मताने मंजूर झाला यूनानिमसली. आप कह रहे हो कि आप मैनेजिंग कमिटी मेंबर हो. यस. आप ये भी कह रहे हो कि जो चर्चा हुई उसके बारे में ठीक से मैनेजिंग कमिटी के मिनट्स में नहीं लिखा जाता है. एग्जैक्टली. क्या आप ये भी कह रहे हो कि जो लिखा गया है वो गलत था? गलत भी होता है कभी कभी, या तो लिखते ही नहीं है या तो गलत ही. अभी अगर आपको ये कहा जाए कि इसको साबित करो तो आप कैसे साबित करोगे उस चीज को कि गलत था? जो भी आप कह रहे हो तो कोई साबित करने का कोई तौर तरीका है? सीसीटीवी फुटेज है या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है वीडियो या और आपके शुरू या किया. आपके बाकी के और मैनेजिंग कमेटी मेंबर आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसा कुछ है? One of them is supporting. If it is so, if you have got evidences, जैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है और आपको कोई सपोर्ट करने को तैयार है एफिडेविट में, या तो आपके साथ पार्टी बनने को तैयार है, तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में ये मैटर आप फाइल कर सकते हो. Okay. और अगर आपको लगता है कि मीटिंग के दौरान आप लेडी हो, मीटिंग के दौरान आपको एरे तूरे धमकाने वाले शब्द यूज करे जा रहे हो ये है वगैरह वगैरह, और आपके पास उसका भी एविडेंस है, तो आप पुलिस में एफआईआर भी फाइल कर सकते हो. अभी लेडीज के साथ में जैसे टिपिकली मुंबई में कैसा होता है कि एरे वगैरह तो एक साधारण भाषा है, और अगर उससे एक महिला को अगर ऐसा लगता है कि इसने मेरे साथ में बदसलूकी किया हुआ है, तो उसको हम ट्विस्ट करके मॉलेस्टेशन आईपीसी सेक्शन 509 में आप उसके खिलाफ भी पुलिस में आप एफआईआर कर सकते हो. उसके लिए जो सजा है वो 3 साल की सजा है विथ मुफ्त खाना पीना फॉर जिसको जो भी फंसता है वो. तो ये सब चीजों के लिए, लेकिन आपके लिए आपके पास में प्रॉपर एविडेंस होना जरूरी है. एविडेंस के नाम पे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कागज पत्री के एविडेंस होना है, ऑडियो वीडियो का एविडेंस होना है. अगर मैनेजिंग कमेटी के सोसाइटी ऑफिस में अगर सीसीटीवी सिस्टम लगा हुआ है विद माइक्रोफोन, तो उसकी कॉपी ले लो. बाकी मैनेजिंग कमेटी को पूछो कि भी साथ दोगे क्या, नहीं दोगे क्या. अगर है तो उनका किस्सा जमा करो, रिकॉर्ड करो, उनसे बात करने के समय एविडेंस क्रिएट करो. सो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. अगर आप ये सब साबित नहीं कर सकते हो तो एक सिंपल सलाह है, घर में चुपचाप बैठे रहो इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इनटू लॉट्स ऑफ ट्रबल. बिकॉज आपको बता दो मैम कि कोर्ट कचहरी जाना इज इक्विवेलेंट टू वक्त, पैसा और अपनी खुद की एनर्जी को बर्बाद करना. यस, आई एग्री सर. और एक मुझे भी अगर कोई तकलीफ देता है तो पर्सनल ऐसा है मेरा कि छोटी मोटी चीज है तो बात अलग है. मेरे पास तो खैर एक बहुत बड़ी टीम है हर फील्ड की, मेरे कामकाज ही वैसा है. तो पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि छोटा मोटा है तो फिर मैं उसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि ना तो मुझे अपना वक्त, प्रोफेशनल वक्त बर्बाद करना है उस चीज के लिए. और भी कई तरीके हैं आपके परेशान करने वाले लोगों से डील करने के लिए. थोड़ा बहुत पूछोगे, यहाँ वहां गूगल करोगे तो आपको कई तरीका मिल जाएगा. जैसे मैंने आपको अभी मोलेस्टेशन का बता दिया, तो अगर है ऐसा कुछ तो आप पक्का कर सकते हो आगे जाके. और कोई प्रश्न है लीना मैडम? यस, एक प्रश्न है रिगार्डिंग, जस्ट टू कट इट शॉर्ट, आई वुड से दैट आई एम राइट नाउ इन द मैनेजिंग कमिटी विच इज इलेक्टेड in the August 2022, and before that which was not elected committee, like honorary that time, usme bhi I was managing committee member. But in that earlier previous committee, the repair expenses that they sanctioned was like not according to 157
they just, the secretary at his own discretion, he decided that this is going to be the expenses, and that too was around 12 lakhs. So after that, I was constantly telling them that you have to follow the bylaws, you have to follow the bylaws. So I was cornered, I was insulted. That time there was no video shooting, and these people are all elderly people. So generally it is like we don't want to disrespect them, but what they do is they take disadvantage of these situations. And secondly, finally the kharcha hua 54 lakhs something odd figure. So which is again 4 or 5 times the actual whatever they had got the estimate. So I have questioned it. I have complained to registrar, deputy registrar. I have made a whole presentation on my experiences with the managing committee, and it has already been sent to all the members. They have replied to that that we are following everything, but this madam is just taking revenge. I have all the proofs, everything. So now that I am asking for all the structural audit of all the buildings, we have 8 buildings, plus I want the estimate given by the contractor, plus there are no tenders. Okay, no tenders were invited. I know everything about that, and then now what happens is they are pressurizing me. They are trying to, kind of ignore or every time try to do something, find something which is problematic to me. And the thing is that when I ask for the structural audits of all the buildings, the repair estimate of all the buildings, plus the bills with details, they are saying that it is not related to your flat, so you cannot ask. And they have denied giving me all the documents. So I have now decided, this is recent development, so I have now decided to go to the consumer court, whether it is a right decision. You also said that committee was not elected. Yes. You also said that you were a part of the committee. Yes. Do you also think that जो भी decisions लिया उस समय जो resolutions note किए मैनेजिंग कमेटी के मिनट्स में, do you think कि आपने उस पे objections भी रिकॉर्ड करवाया होगा मिनट्स में? और वो मिनट्स प्रॉपर्ली लिखते ही नहीं है. As I said previously, they write what they think and what is suitable for them. तो अगर ये 3 जो चीज है मैंने आपको पूछा, अगर वो सही है, तो अगर आप कुछ भी कार्यवाही कहीं पर भी करते हो, so it will backfire on you also, because you are also going to be a part of the wrongdoings of that unelected managing committee. Unelected means आपका अधिकार था ही नहीं ना वहां पे कुछ भी कार्यवाही करने का. हाँ. 2014 से इलेक्शन कंपलसरी किया हुआ है. 2013 में इलेक्शन रूल्स आया, उसके बाद में इलेक्शन और उस पीरियड के बाद में बगैर इलेक्शन किया हुआ कोई भी व्यक्ति अगर ये बोलता है कि मैं चेयरमैन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है. Okay. आप दूसरे को दबा के काम करने वाला काम कर रहे हो, इंटिमिडेशन आ जाता है. Okay. But then I had filed the complaint in the same tenure, not after I got elected. You can try your luck, but it will backfire on you also, that you can check out and do your function. Because as I said, non-elected is an illegal committee. You part of that illegal committee. So you also are a part of the illegalities that have been done. There is no record in the resolutions to show that you have recorded your objections or dissent on any particular resolution. So you will not be able to justify. It will be thought of like कि अभी आप खाली मनमुटाव दूर करने के लिए सारी कार्यवाही कर रहे हो. कानून की नजर से देखिए मैडम, फिलोसॉफिकल या साधारण व्यक्ति की नजर से मत देखिए इस चीज को. Okay. Thank you ma'am for joining in. Thank you. Next question is by Shivani. हेलो सर, गुड इवनिंग मेंबर्स. सर, मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि अभी 12 तारीख, ये महीने की 12 तारीख को बिल्डर आया. बिल्डर ने मेरा घर जो वेकेंट नहीं था वो डिमोलिश कर दिया है विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस और ऑब्टेनिंग एनी एनओसी फ्रॉम अस. और धोखादायक बिल्डिंग घर है वो क्या एक सोसाइटी बिल्डिंग में है या प्राइवेट? सर, अपार्टमेंट था. इन्होंने 2018 में इसको सोसाइटी में रजिस्टर करवाया है, बट
वो जो सोसाइटी थी सिर्फ ऑन पेपर एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली में कोई कमिटी नहीं थी। इसके लिए मैंने 2020 से डीडीआर ऑफिस में डाला था, प्लीज अपॉइंट योर एडमिनिस्ट्रेटर इनटू एंड फॉर्म कमिटी, बट मुझे वहां से कोई भी रिप्लाई प्रॉपरली नहीं दिया गया, बिकॉज मैंने एक अपने लैंग्वेज में लिखा था, आई हैड नॉट टेकन एनी लॉयर्स सर्विस। तो सर तभी ऐसी जो रीडेवलपमेंट था, अभी रीडेवलपमेंट के लिए जो लॉयर रीडेवलपमेंट बिल आया, वो उसका मेरा आर्ग्यूमेंट था, बिकॉज ही वॉज नॉट गिविंग मी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो बोला कि मुझे जो आप रीड करके दोगे उसका एग्रीमेंट रजिस्टर करके दो पहले। तो ही टोल्ड इलीगल बना रहा हूँ तो मैं आपको डॉक्यूमेंट करके दे सकता हूँ, उसको मैं आपको नोटरी दूंगा, यू गिव मी एनी डॉक्यूमेंट विच स्टैंड्स लीगल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो मुझे बोला मैं इलीगल का समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने कहा आई डोंट नो, आप इलीगल कर रहे हो, लेकिन वो भी एक तरीका रहता है ना, आप हवा में तो नहीं करोगे, डॉक्यूमेंट के बगैर तो नहीं करोगे। एक प्लान भी रहता है, आप प्लान अरेस्ट करवा के अटेस्टेड दे दो, सर्टिफाइड करवा के दे दो अपने आर्किटेक्ट से, तो बोलते उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ओके, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो आप अपने फर्म का अकाउंट सील लगा करके सर्टिफाइड कॉपी करके दे दो, करवा के। कि टोल हमारा फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो वो आर्ग्यूमेंट चल रहा था 12 तारीख को विदाउट इन्फॉर्मिंग। मैडम आप मल्टीपल चीजें पूछ रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप कल एक पॉइंट पूछो, फिर उसके बाद में हम लोग सेकंड। मेरा घर इन्होंने डिमोलिश कर दिया है। ओके, आपका घर एक सोसाइटी बिल्डिंग में आपने कंफर्म किया, बिल्डिंग में सोसाइटी ने रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट वगैरह साइन कर दिया होगा बिल्डर से? सर वो मुझे बताया नहीं गया है सर। हाँ, मुझे डिमोलिश किसने किया है, सोसाइटी ने किया है कि बिल्डर ने किया हुआ है? बिल्डर ने किया है, मेरे को मिला करके 28 मेंबर्स, कितने मेंबर्स ने ऑब्जेक्ट किया रीडेवलपमेंट के लिए? सर किसी ने भी नहीं किया है, लेकिन मेरी जिससे बात हो रही है वो सब बोल रहे हैं कि गलत हुआ है, गलत हो रहा है। बट डॉक्यूमेंट्स में किसी ने ऑब्जेक्ट किया हुआ है क्या? किसी ने नोटिस किसी ने भी नहीं, सिर्फ मैंने। अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली सोसाइटी ने बिल्डर को अपॉइंट किया होगा, देयर मस्ट बी रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट। अभी अगर 2021 या 22 या 2020 की बात है तो रेरा के वेबसाइट में भी दर्ज होगा, उसमें जाके डिटेल्स फाइंड आउट कर लीजिए। सर वो बोल रहे नहीं, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, मेजर डॉक्यूमेंट्स आप रेरा के ऑफिस से उन्होंने फाइल करना कंपलसरी है। ये सब चीज रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट जो भी चीज डॉक्यूमेंट्स है वो। सर बट बिल्डर खुद ही बोल रहा है इलीगल है, कहीं भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाएंगे अभी। तो मैं पुलिस एफआईआर फाइल कर दीजिए फिर ये सब चीजों के बारे में। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कॉन्फिडेंट हो नहीं है तो ही फाइल करिए। ठीक है, नहीं है पुलिस को बोलो कि आप मेरा कंप्लेंट दर्ज करो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। सर मैंने ट्रैफिकिंग का जो भी कंप्लेंट दिया था वो भी नहीं हुआ है। हाउस ब्रेक पुलिस आपका एफआईआर लेने दर्ज नहीं कर रही है तो आप एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में। अपने वकील से बात करके प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करो। मजिस्ट्रेट से ये ऑर्डर लेने की कोशिश करो कि वो पुलिस को डायरेक्शन दे कि इस चीज को इन्वेस्टिगेट करके उसका रिपोर्ट कोर्ट में जमा करे। वहां से आप कहानी आगे शुरू हो सकती है। प्राइवेट क्रिमिनल रिपोर्ट, ओके। प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 156(3) CRPC। लोकल एडवोकेट को मिलिए, उसको बोलो कि मुझे प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करना है, ये मेरा छोटा सा मुद्दा है, वो अपने आप सब कुछ कर लेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रूपल कोठारी। हेलो सर। हाँ मैम बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली 2007 में हमारे बिल्डिंग में हम लोग को फ्लैट के अंदर बीम्स और पिलर्स में क्रैक आ गए थे, तो उसके वजह से हमने रिपीटेड लेटर्स लिखे थे मैनेजिंग कमिटी को ये बताने के लिए कि उसके बारे में वो कुछ करे। हमारा बिल्डिंग मोर देन 40 इयर्स ओल्ड है, तो वो लोग ने कुछ एक्शन नहीं लिया। फिर हमने बीएमसी में कंप्लेन किया एंड सिंस दे वर नॉट रिपेयरिंग, हमने थोड़े टाइम के लिए मेंटेनेंस स्टॉप किया था। तो उन लोग ने मेंटेनेंस के ऊपर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। एट द सेम टाइम हमने बीएमसी में बताया था कि बीम्स एंड पिलर्स में क्रैक है,
तो बीएमसी ने लेटर्स लिखे मैनेजिंग कमेटी को ये बताते हुए कि आप रिपेयर करवाइए, एंड रजिस्ट्रार में हमने कंप्लेन किया था कि ये लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो रजिस्ट्रार ने मैनेजिंग कमेटी को डिसॉल्व किया, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया। एडमिनिस्ट्रेटर ने बीएमसी के जो भी लेटर्स आए थे वो रिव्यू किए और उन्होंने ये देखा कि ये बीएमसी भी अभी बोल रहा है रिपेयर करने को। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने हमारा रिपेयरिंग करवाया, लेकिन उन्होंने पैसा सोसाइटी के फंड में से दिया डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को, जिसने रिपेयर किया है उसने। फिर एडमिनिस्ट्रेटर का जब टेन्योर खत्म हुआ तो उन्होंने इलेक्शन किया। इलेक्शन में वही कमेटी वापस आ गई जो पहले थी, जो मैलिशियस थी। तो जब एडमिनिस्ट्रेटर चला गया तो ये मैलिशियस कमेटी ही हमको वापस, उन्होंने क्या किया, वो जो रिपेयरिंग का पैसा था वो उन्होंने हमारे बिल में लगाना चालू किया। एंड हमने उनको बोला कि ये पैसा आपने सोसाइटी के फंड से कॉन्ट्रैक्टर को गया है तो आप हमें कैसे लगा सकते हैं। सेकेंडली स्ट्रक्चरल डैमेज है, तो वो तो जाने दीजिए, उन्होंने अभी हमको 2 साल का उसके ऊपर 21% इंटरेस्ट लगा के हमें ये बिल दिया है। ऊपर से जो मेंटेनेंस हमने स्टॉप किया था उसके वजह से हमें एडमिनिस्ट्रेटर ने बोला कि हम आपने मेंटेनेंस स्टॉप किया है तो हम आपका पूरा रिकैलकुलेट करेंगे मेंटेनेंस, और उसमें से जितना अमाउंट हम आपको बोलेंगे वो आप पे कर दो, उसके बाद आपका ड्यू 0। हमको एडमिनिस्ट्रेटर ने ये दिया, हमने पे कर दिया। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट था अप्रोक्सीमेट 10,000 जितना, वो भी मैनेजिंग कमेटी ने हमसे वापस मांगा। तो अभी मैनेजिंग कमेटी इज आस्किंग अस फॉर 2 मनी, एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट का मनी है वो, और एक जो स्ट्रक्चरल डैमेज का 21% इंटरेस्ट लगा के वो मांग रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे? अगर आपने सोसाइटी को कंप्लेन किया हुआ था स्ट्रक्चरल डैमेजेस के बारे में, अगर आपने बीएमसी को कंप्लेन किया हुआ है स्ट्रक्चरल डैमेजेस के बारे में, अगर बीएमसी ने सोसाइटी को नोटिस दिया हुआ है स्ट्रक्चरल डैमेजेस को रिपेयर करने के बारे में, अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने उस स्ट्रक्चरल डैमेजेस को रिपेयर कर दिया हुआ है सोसाइटी के खर्चे से, तो ये सारी चीजों का पैसा आपसे 1 रुपया भी वसूली नहीं किया जा सकता। और फिर भी अगर सोसाइटी ये गलत काम कर रही है तो सबसे बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि आप इस मैटर को लेके कंज्यूमर कोर्ट में एक मैटर फाइल कर दो। और ये भी बोलो कि भाई इन्होंने मुझे शारीरिक और मानसिक यातना दिया हुआ है और ये सारे मेरे पास एविडेंसेस हैं। आपका नोटिस सोसाइटी को, बीएमसी का स्ट्रक्चरल रिपोर्ट वगैरह, कुछ एविडेंस आपके पास जमा है जो उतना काफी है आपके लिए। तो कंज्यूमर कोर्ट में आपको 100% रिलीफ मिल जाएगा और डैमेजेस भी मिल जाएगा आपको। ओके सर, हम इसके बारे में जो हमको मेंटल और फिजिकल एगोनी हुई 2007 टू 2017 तक, उसका हम कंपनसेशन मांग सकते हैं क्या? क्योंकि ये जो कंपनसेशन का अमाउंट है ना सर, वो हम लोग को थ्रेटन करके वसूल किया आफ्टर डेथ ऑफ माय हस्बैंड। You have to prove all these things। और अगर लोकल कंज्यूमर कोर्ट में डालोगे, लोकल कंज्यूमर कमीशन बोला जाता है जिसको, और वहां पे अप टू 1 करोड़ तक का डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप कैसे हर्ट हो गए, कैसे आपको फिजिकल ट्रबल हो गया, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट्स है क्या, काफी कुछ करना पड़ेगा। तो एविडेंस क्रिएट करना पड़ेगा, आपका काम हो सकता है उसके अंदर। तो एंड मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी वो लोग उनके डेटर्स में हमारा अमाउंट डाल रहे हैं स्ट्रक्चरल का, रिपेयर का, कि उनको हमसे लेना है। तो हमें सामने से ये प्रोसीजर इनिशिएट करना बेटर है कि वी शुड वेट फॉर देम टू डू द रिकवरी प्रोसेस? You have to immediately put a legal notice to the society stating these facts and directing them, not requesting them, directing them to remove all these false, illegal and unauthorized amounts and give you a corrected bill. And give them time for about 15 odd days. And after 15 days, based on your legal notice and the other documents that you are having, you simply file a matter before the local consumer court. हाँ सर, जो ऑलरेडी अमाउंट उन्होंने हमसे थ्रेटनिंग करके लिया है, धमकी दे के ले लिया है कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 10,716, वो जो ले लिया है ऑलरेडी, वो हम कैसे उनसे मांग सकते हैं? उसके लिए भी नोटिस ही देना पड़ेगा क्या? Yes. Okay, thank you sir. Okay sir, thank you so much. Thank you. Next question is by Rajesh. माई क्वेश्चन इज सिमिलर टू रीना जी जो पहले पूछा ना, कि वो भी कमेटी में थी, मैं भी कमेटी में था ऐसे।
और ऑफिस बेयरर्स वेर आई मीन पासिंग देयर ओन मिनट, और जो लिख रहे थे उतने होशियार लिखने में है कि वो ऐसा कुछ लिखते थे कि मतलब उसको हाँ भी ना बोल सको, ना भी ना बोल सको, लेकिन उसके बावजूद एक हद ऐसी आ गई कि हम जो अपोज करते थे वो आता ही नहीं था मिनट्स में। तो मैंने जैसा आपने बोला ना कि एविडेंस क्रिएट है क्या हमारे ऑब्जेक्शन का, हमने ऑब्जेक्शन रेज किए थे लेकिन वो वहां नहीं आए, लेकिन हमने अलग से लेटर लिखी अपनी तरफ से ये बोलते हुए कि आपकी मिनट्स में आपने ये चीजें मिस की हैं। ऐसे 2-3 लेटर्स मैं और मेरे 2 कमेटी मेंबर्स ने साथ में, कलीग्स ने साथ में लिखा है कि आपने मिनट्स में ये लिखा है लेकिन ऐसे नहीं हुआ था, आपने मिनट्स में ऐसा लिखा है। उन्होंने उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया, वो लेटर एक्सेप्ट किया है लेकिन उनका जवाब नहीं दिया। तो क्या वो भी एविडेंस होगा कि मैंने अपोज किया था उसको? ऑफ कोर्स, उसका एक्सेप्टेंस का डेट है, सब कुछ है। ये यूज्ड टू पास अकॉर्डिंग टू देयर, उनकी भाषा उनकी होती थी और ऐसी भाषा थी कि मालूम ही नहीं पड़ेगा अपोज किया था कि नहीं किया था। So I had written the letter and that is an evidence that I have. आप अपना आगे का जो प्रोसीजर है, जैसे आपको पहले भी गाइड किया वैसे आप आगे उसको बढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कंज्यूमर कोर्ट का ऑप्शन ओपन है आपके पास में। सबसे पहले आप रजिस्ट्रार को बात करिए, देखिए क्या बोलता है वो। आपको अगर वो फेवर करने को तैयार है तो वेल एंड फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर प्रसाद कलमकर। यस सर, एक जस्ट एक क्विक क्वेश्चन है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में अगर हम लोग केस फाइल करते हैं 154B के अगेंस्ट, 154B समथिंग 27 या 29, अभी मुझे वो एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। तो लेकिन हम लोग अगर फॉर एग्जांपल सोसाइटी को डॉक्यूमेंट्स मांग चुके हैं कि लेट्स से बैंक स्टेटमेंट या भी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अगर मांग चुके हैं और वो उन्होंने नहीं दे रहे, तो उसके खिलाफ अगर हम लोग वहां पे केस वहां पे डालते हैं तो क्या डेप्यूटी रजिस्ट्रार को मतलब ये है उनके पक्ष में है कि बैंक स्टेटमेंट के लिए देने के लिए आदेश देना, क्या वो उनके हक में है? और अगर वो वैसा बोलते हैं कि उनके हक में ये नहीं है बैंक स्टेटमेंट देने के लिए आदेश देना, तो क्या ये मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा गाइडेंस कर दीजिए। सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आप सोसाइटी से मांग सकते हो, प्रोवाइडेड यू प्रूव कि सोसाइटी का या आपका किस चीज से नुकसान हो रहा है या गलत चीज हो रही है। और अगर सोसाइटी नहीं देती है तो आप डिप्यूटी रजिस्ट्रार को बोल सकते हैं कि इनको आदेश दिया जाए, मुझे ये काम से और इस वजह से ये डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। ये काम और इस वजह का मतलब ये हुआ कि आपको ये बताना पड़ेगा कि सोसाइटी ये गलत काम कर रही है, इसको प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट दिया जाए। अभी जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है या मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है और आपको लगता है कि बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। कई सोसाइटी कैश विड्रॉ करती है, 50-50 हजार रुपए कैश विड्रॉ करती है खुद के पर्सनल नेम से, या सिक्योरिटी को बोल देगी कि ये 50,000 का चेक है, जाके विड्रॉ करके लेके आओ। ये सब गैर कानूनी है। इसको पता लगाने के लिए आपको अगर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो आप जस्टिफिकेशन देके डॉक्यूमेंट्स को मांग लीजिए। ओके, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि 154 जो सेक्शन है 154B समथिंग 27 या कुछ है, उसके हिसाब से अगर हम लोग डॉक्यूमेंट देने के लिए अगर डेप्यूटी रजिस्ट्रार खुद बोलते हैं कि बैंक स्टेटमेंट देने के लिए मैं आदेश नहीं दे सकता हूं, तो क्या ये सही है उस पर्टिकुलर बायलॉज के हिसाब से या जो भी है? आप समझ गए ना मेरा क्वेश्चन? सॉरी, मैंने आपको अभी वही समझाया कि आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपको बैंक अकाउंट किस चीज के लिए चाहिए। अच्छा, ओके, आप बताइए कि आपको किस चीज के लिए चाहिए, तो रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई करिए ठीक है कि मुझे इस काम के लिए ही चाहिए। और रजिस्ट्रार बोलता है कि ठीक है, अगर फ्रॉड हुआ है तो आप दूसरा सेक्शन में अप्लाई करो, तो मैं वहां पे इंक्वायरी शुरू करता हूँ। और वो आप बोलोगे कि नहीं मुझे पहले वो स्टडी करना है फिर मैं डालूंगा, तो रजिस्ट्रार के अधिकार के ऊपर है, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसकी मन मर्जी से काम चलेगा। बराबर, ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सर। थैंक यू। अगला प्रश्न है शशि मिश्रा। हेलो, यस मिस्टर मिश्रा, बोलिए सर। हेमंत जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल द लर्नड मेंबर्स। मेरा एक क्विक क्वेश्चन है हेमंत जी कि नोइंग द रूल्स एंड द बायलॉज ऑफ 65, 66, 67
इन स्पाइट ऑफ दैट अगर ऑफिस बेयरर्स किसी मेंबर पर लीगल चार्जेस लगा देती है तो कैन दे बी बार्ड फ्रॉम द कमिटी, कैन दे बी डिस्क्वालिफाइड? सिर्फ लीगल चार्जेस लगा देने से दो ऑफेंस बनता है, एक तो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, ओके इंटिमिडेशन हो गया, ओके एक्सटॉर्शन भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ योर लॉयर, ओके हैरासमेंट भी बन सकता है, न्यूसेंस भी बन सकता है, और एक कंज्यूमर कोर्ट का केस बन सकता है। ओके बिकॉज डिबार करने का कोई प्रोविजन नहीं है उसके अंदर। ओके और अगर ऑफिस बेयरर्स कोई इलीगल काम करती है अपने मिसयूजिंग देयर पावर, पोजीशन ऑफ द चेयर एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक जैसे एक्सटेंशन हुआ या उन्होंने पैराफेट पे दीवारें तोड़कर कर दिया, तो इन स्पाइट ऑफ कंप्लेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स कैन दे स्टिल बी, दे हैव द राइट टू सिट ऑन द चेयर अंडर एनी सेक्शन? अपने इंडियन कानून में एक बड़े मजेदार चीज है कि जब तक साबित नहीं होता हाँ तब तक वो गलत नहीं है। सर बीएमसी ने तब तक वो कुर्सी 351 पे का बैठे रह सकता है। बीएमसी ने 351 का नोटिस दिया हुआ था, ड्यू टू कोविड इट कुड नॉट हैपन, ब्रेक हुआ नहीं वो इलीगल स्ट्रक्चर अनऑथराइज्ड। नोटिस सर्व हुआ है, शो कॉज नोटिस सर्व हुआ है, पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उसके बाद भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने 5 टाइम्स मेंटेनेंस का शो कॉज नोटिस भेजा था, 5 टाइम्स मेंटेनेंस चार्ज करने का नोटिस भेजा है, उसके बाद भी दे आर सिटिंग, सो व्हाट आफ्टर दैट? That is not a ground to remove the managing committee. Is it not that they are misusing their power where normal members That has to be ऐसा काम करें? that has to be decided by filing application under certain sections of the act. ओके अभी मिस अप्रोप्रिएशन का बोलोगे तो साबित करना पड़ेगा कि मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। आपके बोलने से वो साबित नहीं होगा, वो साबित करने के लिए एक अधिकारी का रिपोर्ट चाहिए होगा, और रिपोर्ट जनरेट होगा सिर्फ सेक्शन 83 के अंतर्गत, और कोई सेक्शन नहीं है उस चीज को रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए। सर ये तो बीएमसी ने प्रूव कर दिया है बाय सेंडिंग शो कॉज नोटिस, डिमोलिशन नोटिस, पुलिस प्रोटेक्शन, एवरीथिंग होने आपको के एक्शन बाद कौन सा सेक्शन में चाहिए, बीएमसी सेक्शन में चाहिए कि एमसीएस एक्ट में चाहिए? दोनों में जो सर डिसमिसल या डिबारमेंट है वो बीएमसी सेक्शन में अवेलेबल है क्या, या एमसीएस सेक्शन में अवेलेबल है? एमसीएस में, बट अगर दोनों तरफ से करना है तो कैसे करेंगे? वही आपको पूछ रहा हूं मैं कि डिबार और डिसमिसल का जो आप सोच रहे हो कौन से सेक्शन में सोच रहे हो आप? मैं तो 78 का देख रहा हूँ एमसीएस एक्ट में। तो बीएमसी का मैटर कहां से ले आया आप बीच में? इन्होंने अपना पोजीशन मिसयूज किया है, ना कमेटी मीटिंग में कुछ बताई, ना काम जो कैरी आउट किया है इन्होंने अपने घर का कुछ बताया नहीं, कमेटी मीटिंग में कुछ हुआ नहीं। कौन डिसाइड करेगा ये सारी चीजें? कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे कि सरकारी अधिकारी डिसाइड करेगा? सर सरकार ने तो डिसाइड कर दिया था, उसके बाद नया सरकार आ गया, मतलब नया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ गया, फिर उसने उनके फेवर में किया फिर कि से आप नहीं, ये गलत बीएमसी नहीं है। और एमसीएस आपको दोनों को मिक्स कर रहे हो आप। नहीं सर, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, बीएमसी है या कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार है? सर मैं तो दोनों तरफ इनको कोशिश कर रहा हूँ कि कमेटी प्रॉब्लम में आए। आप क्या कर रहे हो, आप छोड़ दीजिए। जी मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है आपसे कि जो डिसमिसल है मैनेजिंग कमेटी की, वो क्या बीएमसी कानून के अंतर्गत मांगोगे बीएमसी ऑफिस में? एमसीएस एक्ट में। एमसीएस किसके ऑफिस में मांगोगे ये? डेप्यूटी रजिस्ट्रार। तो बीएमसी ऑफिस की बात क्यों कर रहे हैं आप? सर काम उन्होंने गलत किया हुआ है, मिसयूजिंग द पावर, बिकॉज दे आर इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स बाय द सोसाइटी। ठीक है, तो ये आप किसको बोलोगे, बीएमसी को बोलोगे कि कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को? कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को भी बोला हुआ है, ज्वाइंट को भी बोला हुआ है, कमिश्नर को भी बोला हुआ है। वो सब जाने दीजिए, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को बोला हुआ है आपने जी। तो ये डिटरमाइन कौन करेगा कि ये गलत काम हुआ है या नहीं हुआ है? ये तो सब डेप्यूटी रजिस्ट्रार ही करेंगे, बीएमसी नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स बीएमसी भी करेगी, बीएमसी का भी रिपोर्ट है, बट अगेन डीबार्ड का जो इशू आता है देन दे शुड बी। घुमा फिरा के आप उधर ही पहुंच रहे हो। बीएमसी के पास अधिकार है क्या इनको डिसमिस या डिबार करने का? प्रश्न बीएमसी के पास वो राइट नहीं है। ठीक है, तो बीएमसी का टॉपिक कट आउट कर दें हम लोग। ठीक है, ओके। अब आप कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास जाओगे, बोलोगे ये इन्होंने गलत काम किया, ये सब मेरे पास एविडेंस है जी। तो आपके बोलने पे कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार काम करेगा या उस पर इंक्वायरी करेगा? वो इंक्वायरी करनी चाहिए। इंक्वायरी करने के बाद में डिटरमाइन करेगा कि काम हुआ है या नहीं हुआ। एब्सोल्युटली। और तब जाके वो डिसमिस या डिबार होंगे। बिल्कुल। आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया सर आपको?
सर सब कुछ देने के बाद भी अगर नहीं हो तो क्या करें? कोऑपरेटिव कोर्ट में लोग सरकार काम नहीं करती है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास भी उसका जवाब नहीं है। थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई मेंबर को कोई प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज मिस्टर किशन आपको कुछ पूछना है क्या? सर मेरे को पूछना था, ये जो अपना जो रजिस्ट्रार के पास ये 154B27 के अगेंस्ट में ही ये करना पड़ेगा ना, जो सोसाइटी अमाउंट रिजेक्ट करने के लिए, निकालने के लिए? यस सर। Okay, okay, thank you, sir. So now I wish to thank all our friends for joining and supporting today's webinar. With the permission of all our participating friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge and information sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody, and Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Hemanth ji. You have been always.